Myself Dr. Juhi. Today my topic is legality of object and consideration. उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता. As the Indian Contract Act 1872 Section 10 defines the essential elements of the contract, the one important essential element is object and consideration becomes lawful. जो उद्देश्य है और कॉन्सिडरेशन है, प्रतिफल है, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल होना चाहिए यानी वैध होना चाहिए. द क्वेश्चन इज अराइजिंग व्हेन इज द ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन अनलॉफुल. कोई भी एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है, प्रतिफल है, कब विधि विरुद्ध होता है. एज पर सेक्शन 23, एज पर सेक्शन 23 किसी भी एग्रीमेंट का उद्देश्य विधि विरुद्ध या हम कह सकते हैं कि गैर कानूनी तब माना जा सकता है जब वह एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ यानी किसी विधि के द्वारा वर्जित हो, जब वह करार ऐसे नेचर का हो जिसको मान्यता देने से वह विधि के प्रावधानों को निष्फल यानी डिफीट कर देता हो, या अगर वह करार कपटपूर्ण हो, या उस करार से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो, या वह करार अनैतिक हो, या वह करार लोक नीति के विरुद्ध हो. इफ एन एग्रीमेंट is to be enforced in a court of law, both consideration and object of the agreement must be lawful. When one is consideration or object is unlawful, the contract is void. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो consideration या object है unlawful है तो वो कॉन्ट्रैक्ट void है यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लागू नहीं करवा सकते हैं. इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बोथ कॉन्सिडरेशन एज वेल एज ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, अदरवाइज वुड बी वॉइड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, द कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, or is fraudulent, or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regards it as immoral or opposed to public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is unlawful, is void. इस प्रकार किसी भी करार की प्रकृति इन पांचों बातों में से किसी भी बात से मेल खाती है तो उस करार का जो उद्देश्य तथा प्रतिफल है वो void यानी वो void होगा, वो वैलिड नहीं माना जा सकता है. तो इसे हम आगे डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं. व्हेन कॉन्सिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. फर्स्ट, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, विधि द्वारा वर्जित करार. लॉ फॉरबिड्स एन एक्ट फॉर वेरियस रीजंस. इफ द कॉन्सिडरेशन or the object of an agreement is doing of such an act which is forbidden by law, the agreement is void. अगर कोई करार लॉ द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट जाके अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है या लॉ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो लॉ की जो सामान्य नीति है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उस लॉ का जो मेन आशय है उसके अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट अगर कोई लेजिस्लेटिव बनाया जा रहा है, विधायी प्रावधानों के अगेंस्ट कोई लॉ बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है,
तो ऐसा करार विधि विरुद्ध होता है। जैसे जबकि करार के अधीन किया जाने वाला कार्य या दिया गया वचन देश की दंडनीय विधि यानी आईपीसी भारतीय दंड विधान द्वारा दंडनीय हो। नेक्स्ट, जबकि कोई एग्रीमेंट के अंतर्गत किया जाने वाला कार्य देश के किसी विशेष कानून के अधीन वर्जित हो। नेक्स्ट, जबकि करार के अधीन किया जाने वाला कार्य किसी अधिनियम के अधीन बताए गए नियमों के अनुसार वर्जित हो। एग्जाम्पल, ए बी का खून करने के लिए बी को 10 लाख रुपए देने का एग्रीमेंट करता है, तो ये एग्रीमेंट आईपीसी के अगेंस्ट है और दंडनीय है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम विधि विरुद्ध या कह सकते हैं कि फॉरबिडन बाय लॉ मानेंगे और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा। ए प्रॉमिसेस बी टू ड्रॉप अ prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promise to restore the value of the things taken, the agreement is void as its object is unlawful. Next, if it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of law. किसी विधि की व्यवस्थाओं को निष्प्रभावी करने वाला करार, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो विधि की जो व्यवस्था है, जो प्रोविजंस है, लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको डिफीट करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। It refers to cases where there being no express statutory prohibition against a particular type of contract, the nature of the contract is such that it would be against the spirit of a particular law, whether enacted or otherwise. अगर पार्टीज कोई ऐसा एग्रीमेंट करती हैं जिससे देश की जो लॉ है उसके प्रोविजंस को बेकार कर देती है, निष्प्रभावी कर देती हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विधि विरुद्ध यानी अनलॉफुल माना जाएगा। और ऐसी व्यवस्थाएं चाहे वे सामान्य विधि के संबंध में हो या स्पेशल विधि के संबंध में, स्पेशल लॉ जैसे हिंदू मुस्लिम लॉ के संबंध में हो या किसी अन्य विशिष्ट राजनियम के संबंध में हो, यदि इस करार ऐसे एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी लॉ की अवहेलना होती है तो वे निष्प्रभावी हो जाते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली इन इनवैलिड एज बीइंग अपोज्ड टू हिंदू लॉ। एक मामला, एक केस था सीताराम वर्सेस हरिहर। इस केस में गोद लेने वाला पिता तथा वास्तविक पिता के बीच इस बात का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि गोद लेने वाला फादर वास्तविक फादर यानी रियल फादर को पुत्र के गोद लेने के परिणाम स्वरूप कुछ वार्षिक भत्ता देगा। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है क्योंकि यह हिंदू लॉ की प्रोविजंस को डिफीट करता है। हिंदू लॉ के अनुसार केवल स्नेहवश ही बच्चे को गोद लिया और दिया जा सकता है, इसके लिए किसी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर यह कोई एग्रीमेंट कपटपूर्ण है, it refers to contract which are entered into between parties with an object which is fraudulent or with a purpose which will in effect promote fraud. कपटपूर्ण उद्देश्यों से किया गया करार
वैलिड नहीं होता है, वॉइड होता है। जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई फ्रॉड करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट गैर कानूनी तथा व्यर्थ होता है। इसमें वे सभी कपटपूर्ण करार भी सम्मिलित हैं जो ऋणदाताओं, राजस्व अधिकारियों, जन सामान्य आदि के साथ कपट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, A promise to pay ₹200 to B. If B would commit fraud on C, B agrees. B's agreeing to defraud is unlawful consideration for A's promise to pay. Hence, the agreement is illegal and void. Next है A, B and C enter into an agreement for the division among them of gains acquired or to be acquired by them by fraud. The agreement is void and its object is unlawful. A और B यह एग्रीमेंट करते हैं कि वे लोगों के साथ छल कपट करेंगे और उससे प्राप्त धनराशि को बराबर में बांट लेंगे। तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है लोगों को धोखा देना है। Next, if it involves or implies injury to the person or property of another. If the object of an agreement is to cause injury to the persons or property of another, it is unlawful. Injury means criminal or wrongful harm. An agreement to commit an assault is void. किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है। जब किसी एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति अथवा उसकी संपत्ति को हानि पहुंच सकती है तो ऐसा एग्रीमेंट गैर कानूनी तथा व्यर्थ होगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति, हानि, चोट पहुंच सकती है तो वह इस श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल, an agreement by which a debtor who's borrowed ₹100 promised to manual labor without pay for the creditor so long as the debt was not repaid in full has been held to be void as it involved injury to the person of the debtor. An agreement between some persons to purchase shares in a company and thus by fraud and deceit to induce other persons to believe that there is a bona fide market for the shares is void. एक इम्पॉर्टेंट केस था W.H. स्मिथ एंड सन्स वर्सेस क्लिंटन हैरिस। इस केस में ये बताया गया था कि एक अमर नाम का व्यक्ति किसी समाचार पत्र के संपादक को बलवीर के विरुद्ध अपमानजनक लेख, डिफामेटरी आर्टिकल प्रकाशित करने के लिए कहता है, पब्लिश करने के लिए कहता है। इसके लिए यह वचन प्रॉमिस देता है कि यदि उसने डिफामेटरी आर्टिकल के कारण कोई हानि की पूर्ति करनी पड़े तो वह स्वयं उसका रिम्बर्स कर देगा। लेकिन यह करार क्या है? शून्य है, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाना है। If the court regards it as immoral, अनैतिक करार, agreement which are contrary to good morals are illegal and void. If the consideration for the agreement is an act of sexual immorality, the agreement is legal. Example, A agrees to let her daughter to be for concubinage, state of living together as man and wife without being married. This agreement is unlawful and immoral. अगर किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल को न्यायालय अनैतिक मानता है तो वह करार गैर कानूनी होगा
तथा व्यर्थ होगा। न्यायालय का मत है कि यहाँ अनैतिक कार्यों से तात्पर्य सेक्सुअली इमोरल यानी यौन संबंधी अनैतिक कार्यों से ही है। एक इम्पॉर्टेंट केस है घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। इसमें अनैतिक एग्रीमेंट यानी सेक्सुअली इमोरल एग्रीमेंट के बारे में जस्टिस थे सुब्बा राव। उन्होंने ये बताया कि उपपत्नी के रूप में रखने का एग्रीमेंट, वेश्यालय में रखी जाने वाली वस्तुओं को किराए पर देने या बेचने का करार, वैश्या के पेशे से संबंधित वस्तुएं बेचने का करार, भविष्य में संभोग करने के लिए धन देने का करार तथा किसी व्यक्ति से तलाक करवाकर उससे शादी करने का करार आदि ऐसे सभी करार अनैतिक उद्देश्य के माने जाते हैं तथा शून्य होते हैं। Important agreement which are opposed to public policy in India। लोक नीति के विरुद्ध करार। इसमें कुछ पॉइंट्स है कौन कौन से हम ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। जब कोई एग्रीमेंट जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टदायी होता है तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य हितों के विरुद्ध होता है लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। लोक नीति कानून एक सिद्धांत है जो कि किसी समय विशेष पर मान्य या लागू होता है। लोक नीति कानून का सिद्धांत है जो ये घोषित करता है कि कोई भी व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता जिसकी प्रवृत्ति जन कल्याण के लिए विनाशकारी होती है। तो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने जाते हैं। एग्रीमेंट्स ट्रेडिंग विद एनिमी। एग्रीमेंट्स ट्रेडिंग विद एनिमी, विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का करार। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने का करार लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। अगर ऐसा करार किया जाता है तो वह करार यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। भारतीय नागरिक भारत के शत्रु राष्ट्र के निवासी भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना व्यापारिक अनुबंध नहीं कर सकता है। एन एग्रीमेंट विद एन alien enemy in time of war, if it helps or aids the economy of the enemy country, will be opposed to public policy and so unlawful. The contracts which have been entered into before the outbreak of war are either suspended or dissolved. Next है agreements interfering with course of justice. Use of improper influence of any kind of judges or officers of justice is unlawful। अनिश्चित रूप से न्यायिक दंडनीय मामलों को दबाव डालने का करार। इंटरफेयरिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला करार शून्य होता है। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है agreements for stifling prosecution, agreements of maintenance and champerty, agreements to oust the jurisdiction of court, agreements verifying period limitations, traffic in public offices and titles, agreements to influence elections to public office, agreements to create interest opposed to duty, agreement to create monopolies, agreements to restrain parental rights, agreement restraining personal freedom, agreements restraining marriage, agreements in fraud of creditors, agreement in restraint of trade, agreement interfering with material duties। तो इसमें से कौन कौन से विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का करार, अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने वाला करार, सार्वजनिक पदों या पदवियों को बचाने का करार, दंडनीय मामलों को दबाने का करार, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला करार, कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण का करार, पैतृक अधिकार में बाधा पहुंचाने वाला करार, वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने का करार,
दलाली के प्रतिफल में विवाह करने का करार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला करार, कर चोरी के लिए करार, लेनदारों के साथ कपट करने का करार, परिसीमन अधिनियम की अवधि में परिवर्तन करने वाला करार, धोखा देने के उद्देश्य से नीलाम में बोली न लगाने का करार, अनुचित शर्तों युक्त करार, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने का करार, चुनावों को प्रभावित करने वाला करार, विवाह में रुकावट डालने वाला करार, व्यापार में रुकावट डालने वाला करार, एकाधिकार निर्माण करने का करार। तो इस प्रकार से ये जितने भी इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।